अगर देखते हैं, क्योंकि कूड़ा और रामलीला मैदान ये तो ज्वलंत मुद्दा तो है ही। लेकिन जैसे शहर में अगर देखा जाए तो कांजी हाउस की भी यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्दशा है। और न तो यहाँ पे पार्क है, न पार्किंग है। और जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो उत्तरकाशी नगर की, उनके लिए यहाँ पर खेलने का भी कोई मैदान नहीं है। एकमात्र मैदान है रामलीला मैदान, लेकिन वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंगेज रहता है। चार धाम में पूरा पार्किंग वहाँ पे लगी रहती है, घंटे रहते हैं। कहा जाता है कि जब हवा चलती है तो धूल ही धूल, और जब बारिश होती है तो कीचड़ ही कीचड़। किस प्रकार से आप इस योजना को देखते हैं? देखिए, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मेरा सबसे बड़ा फोकस इस बार रहेगा अपने रामलीला मैदान पे, आज़ाद मैदान पे। मैं चाहता हूं कि उसको अच्छी स्थिति में ला के उसको अपने युवाओं को समर्पित किया जाए। वहाँ पे छोटा सा मतलब जैसे बोलते हैं मिनी स्टेडियम टाइप का होता है, क्योंकि इतनी जगह हमारे पास है नहीं जिसको हम इतना डेवलप कर पाए। तो मैं चाहता हूँ छोटा मिनी स्टेडियम वो बने वहाँ पे, और हमारे बच्चे उसमें खेलें, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, मतलब स्पोर्ट्स के कोई भी हो तो उसमें खेलें। और ऐसा नहीं है कि मतलब स्पोर्ट्स के टाइम स्पोर्ट्स भी हो, लेकिन जैसे होता है कि हम लोग उसमें कुछ करते हैं तब तक माघ मेला आ जाता है, फिर सीजन आ जाता है, तो उससे क्या होता है रामलीला स्टोर जो हमारा ग्राउंड है उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था हो चुकी है, अब मुझे लगता है कि निश्चित ही वहाँ पर हमारा आजाद मैदान आजाद हो जाएगा। होने से पहले जब जो है नगर पालिका का जब शंखनाद हुआ था, बिल्कुल बजा था, तो मैंने पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए थी। कई लोगों का ये शिकायत है कि जो नगर का जो हेड हो वो ऐसा होना चाहिए कि जो सब चीज को समझे। जैसे क्या है कि वृद्धों के लिए जो पार्क नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, और साथ साथ में क्या ड्रेनेज भी यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करते। अगर मैं रामलीला मैदान की भी बात करूँ, या फिर जब बरसात सीजन में देखा जाए तो मार रोड पूरी जो है ड्रेनेज पूरी पैक हुई रहती है, लेकिन पानी जो है पूरा दुकानों में घुस जाता है, पूरे सड़कों में मतलब चलना बड़ा दूसर हो जाता है। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, इसको किस प्रकार से आप जो है इसका निराकरण करेंगे? और साथ में अगर देखा जाए तो नगर में जो है बहुत ज्यादा अतिक्रमण भी हो रखा है और अधिग्रहण भी हो रखा है, क्योंकि चाहे कहीं भी चले जाओ आप तो जहां पर वास्तव में लोगों को एक पार्क मिलना चाहता है, वहां पे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तो क्या ऐसा भूपेंद्र चौहान जब जनता जनार्दन का अगर आशीर्वाद रहता है तो कठोर निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे? देखिए, जब मुझे जनता आशीर्वाद देगी तो आप सही बोल रहे हैं कि जैसे कुछ कमियां हमारी रही हैं, प्रशासन की रही, नगर पालिका में रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जहाँ पे ऐसा लगता है कि नगर पालिका को इस जगह पे ये बनाना है, और वहाँ पे अगर इस टाइप का कुछ ऐसा किसी ने कब्जा कर रखा हो या कुछ कर रखा हो और जो जनता को समर्पित करने करना है, तो वहाँ पे निश्चित ही मुझे कुछ ना कुछ जो है उसमें कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी उसमें। तो ये भूपेंद्र चौहान जी के अपने शब्द हैं कि कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी ने कहा था कि इसमें अगर तेरा मेरा वाली बात हो जाती तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। और साथ में अगर ये भी देखा जाए तो किस प्रकार से जो फर्जी वोटर से जो है, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, मतलब अपने जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि इस बार का जो 2025 का जो नगर पालिका जो चुनाव है, फर्जी वोटों से कैसे रोका जाए? क्योंकि एक फेयर जो इलेक्शन होना चाहिए, पोलिंग होना चाहिए, ताकि देखिए, मैं मानता हूँ कि होता है जो वार्ड सदस्य चुनाव लड़ते हैं वो अपना 150 वोट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, वो इसलिए कि शायद मैं गिनती 101 से शुरू करूँगा, तो ये होता है। मुझे लगता है कि शायद करते हैं, सभी करते होंगे शायद ये होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। चौहान जी को थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं लोकसभा और विधानसभा की, अगर 2022 का विधानसभा है तो वार्ड की जो एक्चुअल जो वोटर थे वो थे 650, और विधानसभा में लोकसभा में 650 थे और विधानसभा में 850 थे। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है इसमें जो है 1600 से 1700 वोटर्स उसमें आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फर्जी वोटर है? फर्जी वोट कैसे आप रोकेंगे? देखिए, फर्जी वोट को रोकना तो बड़ा संभव हो जाता है, लेकिन इसमें जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, पोलिंग बूथ पे होते हैं, वो सब जानते हैं कि इस वार्ड का कौन व्यक्ति है और कौन यहाँ पे निवास करता है। और उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन को भी सख्ताई करनी पड़ेगी। प्रशासन को देखना चाहिए पहले ये, जिसमें वोटर्स बनती बीएलओ अगर नियुक्त किए जाते हैं, उसमें उनको ये चेतावनी देनी चाहिए उनको कि भैया ये इतना वोटर पहले था और यही वोटर जो है ये रहना चाहिए। अगर कोई नया परिवार बढ़ा है तो उसमें जो है पूरा जांच पड़ताल करके बाद ही उसको शामिल किया जाए। जी 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 चौहान जी, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत ही सरल आदमी हैं, और मतलब जहाँ भी जाते हैं तो मतलब अपनी स्कूटी से अपने पैदल चलते हैं। जब आप जो है पूर्व में भी जो नगर पालिका अध्यक्ष थे तो आपने जो कभी भी बहुत कम रियल चांसेस था
कि आपने जो नगर पालिका की जो आपको गाड़ी मिलती है उसका आपने उसकी सेवा ली है। ये तो ज़्यादातर आप जो है पैदल ही चलते थे, पब्लिक को इंटरेक्ट होते थे, पब्लिक से आप जो है जो एक सौम्य स्वभाव था। तो इस बार गाड़ी कैसे रहेगी या आप वैसे चलते रहेंगे? देखिए, जब मुझे जनता ने पहली बार चुना था तो मैं पहले भी ऐसे चलता था, और फिर जब बना तो मैं तब भी वैसे चलता था। गाड़ी का इस्तेमाल मैं बहुत कम करता था, क्योंकि जनता चाहती कि जिसको हमने चुना हमारे बीच में चले, हमारे साथ मिलकर चले। तो जिस जनता ने मुझे बनाया तो सामने गाड़ी का अकड़ क्यों दिखाऊं फालतू में। तो अभी भी अगर मुझे जनता आशीर्वाद देगी, मैं उनके साथ मिलकर चलूंगा, अपनी स्कूटी पकड़ूंगा, अपने साथ आऊंगा, अपने बाजार में घूमता निकलूंगा, और सबसे मिलकर यही मुझे जनता ने प्यार दिया। जनता इसी विश्वास पे अपने प्रतिनिधि चुनती है कि वो हमारे बीच का आदमी है। तो ये हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं भूपेंद्र चौहान जी, दोबारा भी यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष पद पर यहाँ पे जो है एक उम्मीदवार हैं, सशक्त उम्मीदवार हैं, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसी प्रयास में आपके साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।